नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के 5वें अध्याय लोकतंत्र में। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में यह अध्याय 5 अंक हमको देता है। इससे संबंधित 2 प्रश्न उस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, एक 4 अंक का लघुतरात्मक प्रश्न और दूसरा 1 अंक का अति लघुतरात्मक प्रश्न। इस दृष्टि से हम इस अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय में प्रवेश करते ही सबसे पहले हम लोकतंत्र के अर्थ के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र मूलतः अंग्रेजी भाषा के एक शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस तथा क्रेशिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है भीड़ या जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। अतः हम लोकतंत्र का अर्थ इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसा शासन तंत्र जो जनता की शक्ति पर आधारित है। प्रसिद्ध विचारक बर्न्स ने लोकतंत्र के अर्थ के संदर्भ में एक बात कही है। बर्न्स कहते हैं, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। कोई एक पर्टिकुलर अर्थ लोकतंत्र का नहीं निकाला जा सकता। बहुत सारे अर्थ उसके अलग अलग संदर्भों में जब हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इस अध्याय में हमको लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं पढ़ने को मिलती हैं। अध्याय में आई 4 प्रमुख परिभाषाओं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। ये परिभाषाएं हमको शब्दशः याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड की परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है तो हमको शब्दशः विचारक के नाम के साथ परिभाषा देनी होती है। इसलिए हम इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें और याद करें। सबसे पहली परिभाषा हमारी पुस्तक में है लॉर्ड ब्राइस द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा, जिसमें लॉर्ड ब्राइस लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। किसी वर्ग में, समाज के किसी एक पर्टिकुलर 1-2 वर्गों के बीच में, किसी धर्म विशेष के समूहों के बीच में शासन की शक्ति निहित न होकर संपूर्ण समाज में एक समान जहां शासन की शक्ति निहित होती है, शासन के उस भाग को लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्र कहा है। दूसरी परिभाषा डायसी के द्वारा दी गई। डायसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग ही शासक होता है। तीसरा, सिले नाम के एक विद्वान ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। प्रत्येक व्यक्ति का, जितनी जनता है उस जनता के प्रत्येक व्यक्ति का शासन के कार्य में कोई ना कोई पार्टिसिपेशन, कोई ना कोई भाग अवश्य होता है। ऐसा शासन तंत्र लोकतंत्र है। ये बात कही सीले ने। सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक स्वीकार्य जो परिभाषा दी वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए बहुत सरल शब्दों में कहा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यह परिभाषा सबसे अधिक प्रचलित भी है दुनिया में और सबसे अधिक ये उपरोक्त सभी प्रकार की परिभाषाओं का सार रूप में अब्राहम लिंकन ने कहा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। इन परिभाषाओं को हमको शब्दशः विचारक के नाम के साथ याद कर लेनी चाहिए। जैसा कि बर्न्स ने कहा था कि लोकतंत्र का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, उसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं और इसीलिए लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं। लोकतंत्र के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं। सबसे पहला, राजनीतिक लोकतंत्र। जब राजनीति की दृष्टि से हम लोकतंत्र को परिभाषित करने लगते हैं, राजनीति में लोकतंत्र का अर्थ जब ढूंढने लगते हैं तो वह रूप लोकतंत्र का राजनीतिक लोकतंत्र कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा, सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र और चौथा नैतिक लोकतंत्र। लोकतंत्र के ये 4 रूप हमारे अध्याय में हमारे अध्ययन के लिए सम्मिलित हुए हैं।
सबसे पहले हम राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राजनीतिक लोकतंत्र से अभिप्राय है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ध्यान कीजिए, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जो जनता की शक्ति पर आधारित हो। अब राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत सारी हो सकती हैं। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जो राजा की शक्ति पर आधारित होती है, तो उसे राजतंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जो शासन व्यवस्था जनता की शक्ति पर आधारित हो, जनता यानी जिसको लोक का अर्थ ही जनता है, तो लोकतंत्र एक राजनीतिक लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जो जनता की शक्ति पर आधारित होती है। राजनीतिक लोकतंत्र को समय समय पर अन्य कई नामों से उल्लेखित किया जाता है। हमारी पाठ्य पुस्तक में 4 अतिरिक्त नाम राजनीतिक लोकतंत्र के आए हैं। व्यक्तिवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, पश्चिमी लोकतंत्र या पूंजीवादी लोकतंत्र। ये सभी नाम राजनीतिक लोकतंत्र के ही उपनाम कह लीजिए या अन्य नाम कह लीजिए हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो जनता की शक्ति पर आधारित होती है। राजनीतिक लोकतंत्र के रूप, ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है, इसकी जब चर्चा विद्वान करते हैं तो वो राजनीतिक लोकतंत्र की चर्चा 2 रूपों में करते हैं, या तो लोकतांत्रिक राज्य या फिर लोकतांत्रिक शासन। अर्थात जहाँ लोकतांत्रिक राज्य की बात हो रही है या लोकतांत्रिक शासन की बात हो रही है, इसका अर्थ है वहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की ही चर्चा हो रही है। लोकतांत्रिक राज्य से क्या अर्थ है? तो लोकतांत्रिक राज्य से अर्थ एक ऐसा राज्य जहाँ प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। प्रभुसत्ता क्या होती है? प्रभुसत्ता निर्णय निर्माण करने की अंतिम शक्ति, कोई भी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है, उसको प्रभुसत्ता कहते हैं। तो लोकतांत्रिक राज्य एक ऐसा राज्य है जहां निर्णय लेने की अंतिम शक्ति या प्रभुसत्ता वह जनता में होती है, और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण करने, उस पर नियंत्रण रखने तथा उसको पदच्युत अर्थात भंग करने, अपने पद से हटाने का पूर्ण और अंतिम अधिकार होता है, पूर्ण और अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। तो ऐसा राज्य जहां जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण और उसको पदच्युत करने की अंतिम और पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, लोकतांत्रिक राज्य कहलाता है। लोकतांत्रिक शासन क्या है? तो लोकतांत्रिक शासन भी, जो लोकतांत्रिक राज्य है वह एक थ्योरिकल बात है, एक राज्य का वर्णन है जिस राज्य की जनता में प्रभुसत्ता होती है या प्रभुसत्ता का निवास वहाँ की जनता में होता है। जबकि लोकतांत्रिक शासन क्या है? तो लोकतांत्रिक शासन लोकतांत्रिक राज्य का ही प्रैक्टिकल स्वरूप है, व्यवहारिक पक्ष है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का विकसित और व्यवहारिक रूप है। लोकतांत्रिक राज्य एक ऐसा राज्य तो स्वयं एक निर्जीव संस्था है। वह निर्जीव संस्था प्रैक्टिकल रूप में काम किसके माध्यम से करती है? तो शासन के माध्यम से करती है। तो ऐसा जनता द्वारा जो शासन किया जाता है वह लोकतांत्रिक शासन ऐसा कहलाता है। तो जब हम राजनीतिक लोकतंत्र की चर्चा करते हैं विद्वान, तो वह 2 रूपों में, 2 अर्थों में राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। या तो वो लोकतांत्रिक राज्य की बात करते हैं या फिर वो लोकतांत्रिक शासन की बात करते हैं। ये दोनों ही एक सैद्धांतिक पक्ष है और एक उसका व्यवहारिक पक्ष है। राज्य राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि लोकतांत्रिक शासन उसका व्यवहारिक पक्ष है। लोकतांत्रिक शासन के भेद। अब ये जो लोकतांत्रिक शासन है ये 2 प्रकार का होता है। वर्तमान समय में जब हम लोकतांत्रिक शासन की बात करते हैं
तो वह दो प्रकार का है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसा शासन जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। अर्थात एक ऐसा शासन जहां जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, सीधे सीधे प्रत्यक्ष भाग लेती है शासन की सभी गतिविधियों में, निर्णय निर्माण करने वाली प्रक्रिया में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अगर हम देखें तो अब या तो प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में ये पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में तो केवल स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटन अर्थात 5 प्रांतों में ही यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतांत्रिक शासन का वह प्रकार है। लोकतांत्रिक शासन हम जानते हैं जहां निर्णय निर्माण करने की जो शक्ति है वह जनता में निहित होती है, प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। तो ऐसा जो लोकतांत्रिक शासन है वह दो प्रकार का है, जिसमें पहला अभी हमने पढ़ा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसा शासन जहां डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है जनता। जैसे कोई 2000 संख्या का गांव है तो 2000 लोग सीधे गांव के लिए निर्णय लेने की जब बात आती है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 2000 गांव के लोग एक साथ आकर 2000 में से प्रत्येक व्यक्ति निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सीधे सीधे भागीदार होता है। ऐसी जो स्थिति है उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और अब दुनिया में केवल स्विट्ज़रलैंड के 5 प्रांतों में ही इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अब राज्यों का आकार बढ़ने लगा है, राज्य अब छोटे नहीं रहे, राज्य बहुत बड़े बड़े आकार के हो गए हैं, करोड़ों करोड़ जनसंख्या राज्यों की होती है, इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बना जा सकता। लोकतांत्रिक शासन की दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने देखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता किसी भी प्रकार के प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती, वह स्वयं ही निर्णय निर्माण लेने की प्रक्रिया में भाग लेती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग न लेकर शासन की शक्ति का प्रयोग वह अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोयों के माध्यम से करती है। वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पर जनता की ओर से शासन में प्रभुसत्ता का उपयोग करते हैं, शक्ति का उपयोग करते हैं। आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो संपूर्ण दुनिया में ही इसी प्रकार का लोकतंत्र देखने को मिलता है। वर्तमान में ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इस प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी हमको दो रूप देखने को मिलते हैं। एक है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा संक्षेप में। ये जो पूरी स्लाइड्स आपकी आंखों के सामने हैं, मैं उसको एक बार वापस विवेचन कर देता हूँ। लोकतांत्रिक शासन जो है वह दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्योंकि उसका नाम ही प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का अर्थात डायरेक्ट है, तो जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, प्रभुसत्ता का इस्तेमाल करती है। और इस प्रकार डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना जनता का केवल छोटे राज्यों में संभव हो सकता था। वर्तमान में इस प्रकार की डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड के केवल 5 प्रांतों में ही देखने को मिलती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग नहीं लेती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता के लिए शासन का संचालन करते हैं।
यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, यह भी दो रूपों में हमको वर्तमान विश्व में देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप हैं, एक है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में राज्य का संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र का शासक होता है, जबकि जनता की वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तथा संपूर्ण मंत्रिमंडल अर्थात कार्यपालिका, हम जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका जो स्वयं संसद होती है, दूसरा कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल और मंत्रियों का समूह होता है, और तीसरा न्यायपालिका। तो ये जो संसदीय लोकतंत्र है, इसमें प्रधानमंत्री और संपूर्ण मंत्रिमंडल अर्थात जो कार्यपालिका हिस्सा है सरकार का, वह जनता द्वारा चुनी हुई व्यवस्थापिका अलग अलग देशों की व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत की जो व्यवस्थापिका है उसको हम संसद कहते हैं। तो जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें प्रधानमंत्री और उसका संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है वह जनता द्वारा चुनी हुई संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी अर्थात जवाबदेह होता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार का संसदीय लोकतंत्र भारत में और इंग्लैंड में पाया जाता है। भारत में जो भारत का राष्ट्रपति है और इंग्लैंड में जो इंग्लैंड का राजा है वह नाम मात्र का शासक है, अर्थात संविधान में उसे राज्य के अध्यक्ष, राज्य के प्रमुख का दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन उनकी शक्तियों का इस्तेमाल वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल करती है। इसलिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल को वास्तविक शासक के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रकार है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अध्यक्षीय शासन पद्धति में शासन का प्रमुख नाम मात्र का शासक नहीं होकर वास्तविक शासक होता है, अर्थात इसमें वास्तविक और नाम मात्र वाला भेद नहीं पाया जाता। आपने संसदीय लोकतंत्र में देखा, वहाँ 2 प्रकार से 2 शासन के प्रमुख हो जाते हैं। एक राज्य का प्रमुख होता है और दूसरा शासन का प्रमुख होता है। एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और दूसरा वास्तविक प्रमुख होता है। जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में इस प्रकार का नाम मात्र और वास्तविक का भेद नहीं पाया जाता। इसमें मंत्रिमंडल संसद या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न होकर शासन के प्रमुख अर्थात शासन का जो अध्यक्ष है उसके प्रति ही उत्तरदायी होती है। संसदीय लोकतंत्र में तो जो प्रधानमंत्री हैं और जो मंत्रिमंडल है वह जनता द्वारा चुनी हुई संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि अध्यक्षीय लोकतंत्र में संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद, संपूर्ण मंत्रिमंडल वह अध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र का उदाहरण वर्तमान में अमेरिका से समझा जा सकता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वही वहाँ का वास्तविक शासक है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रकारों की जब बात आए, उसके रूप की जब बात आए, तो हमने देखा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है। संसदीय लोकतंत्र जहाँ एक नाम मात्र का शासक होता है संवैधानिक रूप से और उसकी शक्तियों का उपयोग वास्तविक शासक के द्वारा किया जाता है। भारत और इंग्लैंड उसके उदाहरण हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में यह नाम मात्र और वास्तविकता का भेद नहीं पाया जाता। जो शासन का अध्यक्ष होता है वही एकमेव वास्तविक प्रधान होता है और मंत्रिमंडल सहित जो भी शासन की व्यवस्था है वे सभी लोग अध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है। तो हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र के विभिन्न रूप, उसमें हमने अभी तक पढ़ा राजनीतिक लोकतंत्र को। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र के बारे में। सामाजिक लोकतंत्र
सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म आदि किसी भी आधार पर व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए। अर्थात सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक समानता की स्थापना की बात करता है। समाज में अगर इस प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार से रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में नहीं किया जाता, तो हम कहेंगे वह समाज एक सामाजिक लोकतंत्र का पर्याय है। उस समाज को ही हम सामाजिक लोकतंत्र युक्त समाज कहेंगे। हरनशाह नाम के एक विद्वान इस संदर्भ में कहते हैं, सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक लोकतंत्र है, जिस प्रकार के लोकतंत्र की बात अभी हमने की कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के सामाजिक लोकतंत्र की अगर समाज में स्थापना करनी है तो दो बातों की आवश्यकता रहेगी। पहली, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद कोई भी विशेषाधिकार है तो उस विशेषाधिकार की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। और दूसरा है, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रकृति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। ये दो बातें अगर किसी समाज में होती है, विशेषाधिकारों का अंत और प्रगति के समान अवसर अगर दिए जाते हैं, तो उस समाज के अंदर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो अभी तक हमने राजनीतिक लोकतंत्र को पढ़ लिया, लोकतंत्र के विभिन्न रूपों को हमने पढ़ना शुरू किया था। पहला राजनीतिक लोकतंत्र हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने सामाजिक लोकतंत्र को अभी पढ़ा। अब हम बढ़ रहे हैं आर्थिक लोकतंत्र की तरफ। आर्थिक लोकतंत्र क्या है? तो आर्थिक लोकतंत्र अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो कोई भी समाज, कोई भी राज्य अगर विकसित होता है तो अर्थ उपार्जन अर्थात पैसे कमाना, धन उत्पत्ति, धन का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ गतिविधियां करनी पड़ती हैं। वो जो गतिविधियां होती हैं अर्थ उपार्जन की, उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। और उस आर्थिक गतिविधियों का जो सिस्टम होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जब हम अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, अर्थव्यवस्था में भी सभी को बढ़ने के समान अवसरों की चर्चा करते हैं, तो हम आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का यह जो विचार है वह मार्क्सवादियों ने एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। आर्थिक लोकतंत्र जो है वह आर्थिक समानता का ही पर्यायवाची है। जैसा कि हमने इससे पहले सामाजिक लोकतंत्र की जब बात की तो हमने सामाजिक आधार पर समानता, भाषा, लिंग, रंग, इन सब के आधार पर समानता की बात की। तो समाज में जब हम समाज में समानता की बात करते हैं तो वह सामाजिक लोकतंत्र है। जबकि हम अर्थव्यवस्था में अर्थ उपार्जन का जो सारा सिस्टम है, उस सिस्टम में जब हम आर्थिक समानता की बात करते हैं तो हम आर्थिक लोकतंत्र की ही बात कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने राजनीतिक लोकतंत्र पढ़ लिया लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में। दूसरा, सामाजिक लोकतंत्र को हमने अच्छे से पढ़ लिया। तीसरा, हमने आर्थिक लोकतंत्र पढ़ा है। लोकतंत्र का चौथा स्वरूप है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र, कुछ विचारकों ने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था न मानकर नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया। लोकतंत्र के प्रति इसी नैतिक दृष्टिकोण को नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। जैसा कि बर्न्स ने शुरू में ही कह दिया, लोकतंत्र का कोई एक निर्धारित अर्थ नहीं है। अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग संदर्भों में जब हम चर्चा करते हैं तो लोकतंत्र के अलग अलग रूप हमारे सामने आते जाते हैं। इसी प्रकार कुछ जो विचारक हैं उन्होंने तो भावनात्मक अर्थ निकालते हुए लोकतंत्र के बारे में कहा कि यह केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह तो नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन क्या होता है?
जीवन जीने के लिए जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, एक अच्छा सामाजिक जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है, उसकी जो पद्धति विकसित होती है उसे जीवन दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो कुछ राजनीतिक विचारकों ने तो लोकतंत्र को कोई एक राजनीतिक व्यवस्था ना समझकर केवल सत्ता, चुनाव लड़ना, हार जाना, सरकारें बनाना, मंत्री बनना, यही केवल लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र जीवन में इम्प्लीमेंट होने वाला एक नैतिक मूल्य है, एक नैतिक विचार है, जहाँ सबकी समानता की बात हम करते हैं, सबसे बराबरी का दर्जा रखते हैं, सबको बराबर सम्मान देते हैं। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वह नैतिक मूल्य कहलाते हैं और लोकतंत्र इसी प्रकार के नैतिक मूल्यों पर आधारित एक जीवन दर्शन है। लोकतंत्र के प्रति इस प्रकार की यह जो दृष्टि है यह नैतिक लोकतंत्र के रूप में जानी जाती है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। मानव मूल्यों के अभाव में, अब मानव मूल्य क्या है? सच बोलना, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना, सबको समान अवसर उपलब्ध करवाना, दूसरों के हक का हनन नहीं करना, दूसरों के अधिकारों को छीनना नहीं, स्वयं भी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सबके साथ अच्छा आचरण रखना, ये जो सारी बातें हैं ये नैतिक मूल्य कहलाती है, मानव मूल्य कहलाते हैं। और इसलिए ये मानव मूल्यों से युक्त जो समाज है वह नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति, इस नैतिक लोकतंत्र को जो हम ढूंढ सकते हैं दुनिया के इतिहास में, उसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई। उस फ्रांस की क्रांति में, वो संपूर्ण फ्रांस की क्रांति में 3 नैतिक मूल्य जिनके लिए उस क्रांति ने जन्म लिया, जिसके कारण वो क्रांति बड़ी क्रांति बन पाई, उनमें वो 3 नैतिक मूल्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नैतिक मूल्यों को ही नारों के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण से फ्रांस में वह क्रांति उत्पन्न हो पाई। यह जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से युक्त समाज है यह नैतिक लोकतंत्र है, यही नैतिक लोकतंत्र है। नैतिक लोकतंत्र अर्थात नैतिक या मानवीय मूल्यों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी कल्याणकारी व्यवस्था प्रभावी नहीं हो सकती। आप कितने से अच्छा राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर लीजिए, अगर लोगों में नैतिक मूल्य नहीं है, जनता नैतिक मूल्यों से युक्त नहीं है, तो कोई भी अच्छे से अच्छी शासन व्यवस्था वह ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगी, वह जनता का हित नहीं कर पाएगी। इसलिए नैतिक लोकतंत्र की स्थापना होना अर्थात नैतिक मूल्यों का जनता में आविर्भाव, जनता में नैतिक मूल्यों का आना, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने इस पाठ में लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ लिया, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक और नैतिक लोकतंत्र। एक बार हम इस पूरे अध्याय का पुनर्स्मरण कर लेते हैं। हमने सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ पढ़ा, उसके बाद में हमने लोकतंत्र की 4 प्रमुख परिभाषाओं को पढ़ा, उसके बाद हमने लोकतंत्र के 4 रूप, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, ऐसे 4 रूपों का वर्णन हमने सुना, पढ़ा। राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में हमने देखा, राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप, लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन के 2 रूप संपूर्ण दुनिया में प्रचलित हैं, 2 भेद हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में हमने पढ़ा, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे हमने इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में जिसका अध्ययन हमने किया है। यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी वर्तमान विश्व में 2 प्रकार का है, एक है अध्यक्षात्मक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इस प्रकार हमने आज इस लोकतंत्र नाम के अध्याय का एक भाग पूर्ण किया है। धन्यवाद।